नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वार में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इस सेट में भी हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। जिस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही प्रश्नों को हमने सेट में शामिल किया है और इसके पहले 2 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो जिन मित्रों ने उन सेट को नहीं देखा है, जो 2 सेट मैंने अपलोड किए हैं, तो उन सेट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन दोनों को देख लीजिए और इस सेट में भी आप प्रयास ये कीजिए कि आपके से सारे के सारे प्रश्न बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, तो ये है पहला प्रश्न, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। मतलब परिवार की नहीं है पूछा गया, तो ये तो परिवार की विशेषता है, हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, बिल्कुल भी नहीं। परिवार अगर एक साथ रह रहा है तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा नहीं करते हैं, तो ये वाली विशेषता नहीं होंगी। आगे हम पढ़ लेते हैं, वह समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, समान आवास और भोजन सामाजिक क्रियाओं का उपयोग भी हम समान रूप से करते हैं हमारे परिवार के साथ में। ठीक है, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो ये वाली विशेषता, ये वाली विशेषता और ये वाली विशेषता, तीनों की तीनों परिवार की विशेषताएं हैं। परंतु हमें प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, मतलब प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये वाली जो विशेषता है वो परिवार की नहीं है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। मतलब कौन सा ऐसा स्रोत है जो पर्यावरण प्रदूषण कभी भी नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्रोत है जो पर्यावरण प्रदूषण कभी भी नहीं करता है। तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है ना, ये कभी भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा भी पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, कोयला भी अगर जलाएंगे हम तो यहाँ पर भी पर्यावरण प्रदूषण होगा, पेट्रोलियम भी अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी पर्यावरण प्रदूषण होगा। परंतु सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, प्रदूषण नहीं करता। और सौर ऊर्जा जो है फ्रेंड्स, ये है एक अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी कि ये ऐसा स्रोत है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सौर ऊर्जाओं की। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ठीक है, तो कोई पक्षी ऐसा है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और ये पक्षी कौन सा हो सकता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए शकरखोरा, ऑप्शन नंबर बी कलचीड़ी, ऑप्शन नंबर सी कौवा, ऑप्शन नंबर डी फाख्ता। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये आंसर हमें पता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और जो कौवे का घोंसला होता है उसमें क्या रहते हैं, लोहे के तार रहते हैं, लोहे के तार भी रहते हैं, उसमें लोहे के तार रहते हैं और मोटी मोटी सी कहना चाहिए जो टहनियाँ वो उपयोग में लाता है वो बहुत मोटी मोटी सी रहती है। जैसे चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, तो ऐसा कौवे का घोंसला नहीं रहता है। ठीक है, तो कौवा जो ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और उसके घोंसले में लोहे के तार रहते हैं, कुछ पॉलीथीन वगैरह भी इंक्लूड कर लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर शकरखोरा की बात करते हैं हम, ठीक है, शकरखोरा एक ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटी डाल पर अपना घोंसला बनाता है। मतलब जो झाड़ियाँ रहती है ना, जैसे ये झाड़ियाँ है, ठीक है, तो ये झाड़ियाँ की सबसे नीचे वाली जो डाल है इस पर अपना घोंसला कौन बनाता है, शकरखोरा। शकरखोरा सबसे नीचे वाली डाल पर क्या बनाता है फ्रेंड्स, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और अगर कलचीड़ी, कलचीड़ी जो होती है वो कांटों के बीच में, मतलब सॉरी, एक जैसे मेहंदी का जो पौधा होता है ना, मतलब उस टाइप का वो छोटा सा घोंसला बनाती है। कलचीड़ी भी सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला नहीं बनाती। और फाख्ता, फाख्ता जो होता है वो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, जैसे केक्टस हो गए। ठीक है, केक्टस जो हो जैसे ये केक्टस हो गया। ठीक है, तो केक्टस के कांटों के बीच में फाख्ता क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाख्ता भी नहीं होगा और कलचीड़ी भी नहीं होगा और शकरखोरा भी नहीं होगा, होगा आंसर हमारा कौवा। तो फाख्ता का भी याद रख लीजिएगा और शकरखोरा का भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4,
ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ठीक है, ज्वर नियंत्रण मतलब कि फीवर की बात यहाँ पर हो रही है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रूमेन, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर डी लिव 52। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पैरासीटामोल एक ऐसी औषधि है जो ज्वर नियंत्रण में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हमें सामान्य से बुखार भी आता है तो हम पैरासीटामोल लेकर खा लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। उम्मीद है आप लोगों से प्रश्न बन भी रहे होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर सी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कर्वी, बेरी रतौंधी, थकान। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, प्रश्न नंबर 6, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि को अगर हम मापना चाह रहे हैं तो हम किससे मापेंगे? ठीक है, उसकी इकाई क्या है? फोन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेसिबल और डेसिमल दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो हमें ये बताना है कि ध्वनि को हम किससे मापते हैं। ठीक है, तो ध्वनि को हम मापते हैं डेसिबल से। ठीक है फ्रेंड्स, किससे मापते हैं? डेसिबल से। डेसिबल जो होती है वो ध्वनि मापने की एक इकाई होती है। ठीक है, और एक सामान्य मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है, मतलब श्रवण शक्ति होती है, वो 70 से 80 डेसिमल होती है। 70 से 80 डेसिमल के बाद में जो ध्वनि होती है वो उसको इरिटेट करने लगती है, मतलब उससे ज़्यादा उसमें सहन शक्ति नहीं होती। 70 से 80 डेसिमल से ज़्यादा मनुष्य ध्वनि नहीं सुन सकता है, यानी कि उसको इरिटेशन होने लगती है उससे। ठीक है, तो डेसिबल जो होता है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पर हम ध्वनि मापने की इकाई के रूप में इसे याद रख सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, मतलब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी का उष्मायन यानी कि पृथ्वी का गर्म होना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के ज्वार भाटा आना, समुद्र में ज्वार भाटा आना। ऑप्शन नंबर सी, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन। और ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या होगा। ओके, तो जैसे अगर पृथ्वी का उष्मायन की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारी गैसें जो होती है वो जमा हो जाती है। ठीक है, अब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक तो आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी तक तो आ जाती है, लेकिन जब वो परावर्तित होकर वापस जाने लगती है तो परावर्तित होकर वापस वो नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पर गैसों का बहुत अधिक आवरण पाया जाता है, और जिस कारण पृथ्वी का क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन जो विश्व का उष्मायन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2 मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, N2O और CH4 मीथेन। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ये चारों के चारों ग्रीन हाउस गैसेस है, और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती है वो वापस लौटकर नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ठीक है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो SO2। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, क्योंकि जो SO2 होता है वो H2O से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, वायुमंडल में जब वो जाती है तो वो H2O से अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, वो बना लेती है H2SO4, जो एक प्रकार का क्या होता है, जो एक प्रकार का एसिड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की।
ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मादा हार्मोन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मादा हार्मोन नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरॉन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा मादा हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जो है ना वो है नर हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो है नर हार्मोन। ठीक है, नर हार्मोन है ये एक प्रकार का, और नर हार्मोन क्या करता है कि जो नर के जो यौन लक्षण होते हैं उनको बढ़ाता है। ठीक है, नर के जो यौन लक्षण होते हैं उनको बढ़ाने का कार्य करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, उनके वृषण में पाया जाता है, मतलब नर के वृषण में ये हार्मोन पाया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये मादा हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन ये तीनों क्या है, ये मादा हार्मोन है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन जो है वो नर हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? ठीक है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी डीएपी, ऑप्शन नंबर डी वर्मी कंपोस्ट। तो बागवानी के लिए हम कौन से प्रकार का उपयोग करते हैं उर्वरक? ठीक है, तो हम बागवानी के लिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, क्योंकि बागवानी में क्या होता है, हम बहुत कम मतलब फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं या फ्लावर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हम कहना चाहिए जो केमिकल वाले जो जैसे यूरिया, फास्फेट, डीएपी ये सारे के सारे क्या है, ये उर्वरक है, ये रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम बहुत कम ही करते हैं इसमें बागवानी में, तो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, क्योंकि हम उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो खाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का जो रसायन है वो हमारी बॉडी में नहीं आना चाहिए करके हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, मतलब केचुए की जो खाद होती है उसका प्रयोग हम बागवानी के लिए काफ़ी कुछ मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में करते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, लौंग व केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है, लौंग व केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जड़ से, ऑप्शन नंबर बी तने से, ऑप्शन नंबर सी फूल से, ऑप्शन नंबर डी फल से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो लौंग व केसर जो है वो पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फूल से मतलब कि कली से। ठीक है, कली से प्राप्त होते हैं लौंग व केसर। ठीक है, और भारत के जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में, J&K जिसे हम कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, केसर पाई जाती है। ठीक है, केसर की खेती कहाँ होती है, फिर जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौंग व केसर पौधे के फूल यानी कि कली वाले भाग से पाई जाती है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की, यह हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है ऑप्शन नंबर ए सभी पौधों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सभी जंतु एवं पौधों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सभी हरे पौधों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वायरसों के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, संपादित होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधा के सभी हरे भाग में होता है, मतलब अगर तना हरा है तो तने में भी हो सकता है प्रकाश संश्लेषण, टहनियाँ हरी है तो टहनियों में भी हो सकता है, पर अधिकांश भाग जो होता है वो पत्तियों में होता है, मतलब अधिकांश कार्य जो होता है वो पत्तियों में ही होता है, और पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ भी कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, ओके, रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रथ यात्रा जो होती है वो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यानी कि ओडिशा में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का, ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा राज्य के पुरी में। ठीक है, उड़ीसा राज्य के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटाने के
की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है, ठीक है। नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मस्मीकरण, ऑप्शन नंबर बी कंपोस्ट करना, ऑप्शन नंबर सी भूमि को भरना, ऑप्शन नंबर डी ब्रिकेटिंग, ठीक है। तो सबसे कम पसंद की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम वाली बोला है हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिकेटिंग, ठीक है। ब्रिकेटिंग एक ऐसी मेथड होती है जिसमें कचरा जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखिएगा, कचरा जो होता है उसे क्या करते हैं, उसे ईंटों के रूप में, मतलब ऐसे छोटे छोटे से बॉक्स के रूप में या ईंटों के रूप में ऐसे परिवर्तित किया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, मतलब उसका प्रबंधन किया जाता है। तो ये होती है ब्रिकेटिंग। लेकिन ये जो मेथड है सबसे कम प्रयोग में ली जाती है क्योंकि इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत अधिक लगती है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ब्रिकेटिंग एक ऐसी मेथड है जिसे हम नगर पालिका के द्वारा ठोस अपशिष्ट से अपशिष्ट पदार्थ को निपटाने की सबसे कम पसंद करने वाली विधि है, ठीक है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 15। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, ठीक है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो होती है वो मतलब भूमंडलीय तापमान नहीं बढ़ाती, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाती है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 16। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अगर डॉक्टर है वो हमें कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहे हैं और हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए भी कह रहे हैं, तो हमें कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन नंबर ए मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी बुखार। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनीमिया जो होती है वो खून की कमी होती है, ठीक है। और जो ब्लड का कहना चाहिए कि खून का अच्छा स्रोत होता है हमारा, हीमोग्लोबिन का अच्छा स्रोत जो होता है वो होता है हमारा गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो हमें हो जाएगा एनीमिया, और अगर एनीमिया है तो हमें डॉक्टर जो है वो क्या खाने के लिए सुझाव देंगे, वो हमें सुझाव देंगे गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 शैक्षिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए मैटसेट, ऑप्शन नंबर बी एजुसेट, ऑप्शन नंबर सी हैमसेट, ऑप्शन नंबर डी मार्स 2, ठीक है। तो शैक्षिक उपग्रह की बात अगर की है इन्होंने तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा एजुसेट। एजुसेट एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा शैक्षिक उपग्रह है। जीसेट 3 भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। जीसेट 3 भी क्या है, एक शैक्षिक उपग्रह है और एजुसेट भी क्या है, एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 18 व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, ठीक है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन द्वीप। जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर है हमारा अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप जो व्हीलर द्वीप का नया नाम रखा गया है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, प्रश्न नंबर 19, ठीक है। स्थानीय मनोरंजन के साधन है, स्थानीय मनोरंजन के साधन है। ऑप्शन नंबर ए मेला, ऑप्शन नंबर बी कठपुतली का खेल, ऑप्शन नंबर सी साप्ताहिक हाट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। स्थानीय मनोरंजन बोला है यानी कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं तो उसी नगर में या उसके आसपास ही स्थानीय, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो उसमें मनोरंजन के साधन हमारा मेला भी हो सकता है, कठपुतली का खेल भी हो सकता है, साप्ताहिक बाजार भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कठपुतली का खेल जो होता है वो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कठपुतली भी बहुत प्रकार की होती है और ये जो है हमने एक चैप्टर मैंने क्वेश्चन अपलोड किए थे उसके, तो आई थिंक मेले जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में, उसमें ये चीज़ें आई है। कठपुतली के टाइप भी मैंने उसमें बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो आप बैक वीडियो में जाके देख सकते हो। और उपयुक्त सभी क्या हमारे स्थानीय मनोरंजन के साधन है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में
प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का जो कुंभ का मेला है वो लगता है उज्जैन में, और ये लगा था अभी 2016 में। 4 साल में एक बार लगता है। ठीक है, तो 2016 में ये लगा था और उज्जैन में ये लगता है, और प्रमुख 4 शहरों में लगता है, वाराणसी, नासिक और उज्जैन। ठीक है, और आई थिंक ये लगता है हरिद्वार। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न में। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य है? पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों के सशक्तिकरण पर जोर देना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पर्यावरण शिक्षण से संबंधित कहा है उन्होंने, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य है? ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित कार्यों को अगर हम सुगम बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे वो भी ठीक है, गृह कार्य को प्रोत्साहित करेंगे वो भी ठीक है, और शिक्षकों के सशक्तिकरण पर जोर देंगे वो भी ठीक है। परंतु अगर हम शैक्षिक कार्य पर बल देंगे बहुत अधिक मात्रा में, जैसे शैक्षिक भ्रमण होता है, तो उस पर अगर बल देंगे तो काफ़ी कुछ हम क्या करेंगे, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित कार्यों को सुगम बना सकेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान प्रशिक्षण में पाठ्य सहगामी है? ठीक है, पाठ्य सहगामी मतलब कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो विज्ञान प्रशिक्षण में पाठ्य सहगामी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विज्ञान क्लब, ऑप्शन श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी श्यामपट। तो फ्रेंड्स जैसा कि अगर हम विज्ञान प्रशिक्षण दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर सहगामी अगर कोई चीज़ है यहाँ पर तो वो हो जाएगा हमारा विज्ञान क्लब। ठीक है, विज्ञान क्लब में बहुत सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विज्ञान प्रशिक्षण में पाठ्य सहगामी। जब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो एक प्रकार का टीएलएम का यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, टीएलएम मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ये काम यहाँ पर करेगा क्या, हमारा विज्ञान क्लब। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर बी चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, ऑप्शन नंबर सी चार्ट द्वारा प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो हम अगर बात करें यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखो चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य सामग्री है, श्रव्य और दृश्य सामग्री है नहीं, चार्ट और ग्राफ श्रव्य सामग्री तो है ही नहीं, मतलब दृश्य है पर श्रव्य नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें सही वाला पूछा गया है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में ही करते हैं नहीं, हम विज्ञान में भी कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा हमको पूछा है राइट वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा राइट वाला स्टेटमेंट, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। रीता चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मतलब सबसे उपयुक्त यहाँ पर होगी? ठीक है, रीता कोई टीचर है, वो ये चाह रही है कि उसके छात्र जो है वो पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बने। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया जो है वो सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर ए कक्ष में बहस आयोजित करना, मतलब डिबेट। ठीक है, डिबेट यानी कि वाद विवाद जो होता है वो। ऑप्शन नंबर बी समूह चर्चा, ऑप्शन नंबर सी पोस्टर बनाना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को एक पौधों को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करना। ठीक है, तो देखिए पोस्टर बनाना भी उतना उपयोगी नहीं होगा, समूह चर्चा भी ठीक है, वो समूह चर्चा कर लेंगे लेकिन उतने ज़्यादा वो संवेदनशील नहीं होंगे। ठीक है, कक्षा में अगर डिबेट करवा रहे हैं हम तो भी वो उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर कोई ऑप्शन लग रहा है मुझे तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे को हम एक पौधा पालने के लिए कहेंगे और उसका संरक्षण करने के लिए कहेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें उसके प्रति संवेदनशीलता आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25।
अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है, ठीक है। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों, व्यापकता और विस्तृत, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ए और बी दोनों, क्योंकि वैधता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न पत्र जो है वो वैध भी होना चाहिए भी, ठीक है, और विश्वसनीय भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यह हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपायुक्त नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपायुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्मरण, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सी न्याय और समानता के प्रति चिंता करना, ऑप्शन नंबर डी सहयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में कौन सा एक संकेतक उपायुक्त नहीं है? स्मरण भी है, प्रश्न पूछना भी और सहयोग करना भी है, परंतु कौन सा नहीं है? तो वो है न्याय और समानता के प्रति चिंता करना, ये कोई उपायुक्त नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27, पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है उसको शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया। मतलब जो कुल मिला के यहाँ पर ये कहा है उन्होंने कि जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो बनाई गई है उसमें क्या क्या सम्मिलित की गई है? विज्ञान भी, सामाजिक विज्ञान भी, ठीक है। तो उसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके बनाया। इसका करने का क्या उद्देश्य है ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, ऑप्शन नंबर डी विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टेड जो ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, मतलब साकल्यवादी यानी कि सहगामी यानी कि समवाय पद्धति जो होती है, ठीक है। समवाय पद्धति यानी कि एक साथ आपस में जोड़ कर पढ़ाना, ठीक है। अगर ये इन्वायरमेंट है तो इसमें विज्ञान भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें विज्ञान भी आ जाएगा, इसमें साइंस भी, सोशल साइंस भी आ जाएगा। मतलब एक समवाय पद्धति के थ्रू यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निर्णय कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निर्णय में से सबसे प्रभावी तरीका है। अगर हमें कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा को जागृत करना है तो ये निम्न में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा वो हमें बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर बात करें लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास कराना, ऑप्शन नंबर बी अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर सी गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ठीक है। तो अगर हमें जिज्ञासा जागृत करना है तो हम चारों में से ऐसा क्या करें कि बच्चों में जिज्ञासा जागृत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। मतलब बच्चों से हम ऐसे प्रश्न पूछे कि वो कल्पना करे, ठीक है। मतलब कल्पना करे वो, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों से हम कल्पनापरक प्रश्न पूछेंगे तो वो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ठीक है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। ऑप्शन नंबर बी इससे बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होता है, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, ऑप्शन नंबर डी विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, क्योंकि जब हम विषय को बच्चे के अनुभव से जोड़ेंगे तो सीखने की प्रक्रिया में क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। मतलब बहुत आसानी से बच्चे क्या करेंगे, सीख पाएंगे अगर हम उनके अनुभव को इंक्लूड करेंगे हमारी पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं भी कई बार स्कूल जाती हूँ तो मतलब मैं भी बच्चों की बातें सुनती हूँ। भले ही वो बच्चे जैसे हम जिस टॉपिक पर हम बात करें उस टॉपिक से हटके भी बच्चे बात करते हैं, तो उनकी बात अगर हम सुनते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, अगली चीज़ अगर उनके दिमाग में आती है तो वह इंटरेस्टेड होते हैं बताने के लिए। आंसर भी अगर उन्हें आ भी रहा है तो वो बिल्कुल हाथ खड़ा कर देंगे बताने के लिए कि नहीं हम बताएंगे करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ठीक है, तो अगर हमें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करवाना है बच्चों में, तो कौन सा चुनाव हम करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय पर पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऐसी पाठ्य वस्तु जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। ऑप्शन नंबर सी, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो और ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से रिलेटेड हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम ऐसी पाठ्यवस्तु को चूज करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए दैनिक जीवन से संबंधित हो, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे मुद्रा अगर हमें पढ़ाना है, ठीक है, मुद्रा वाला अगर चैप्टर हमें पढ़ाना है तो हम बच्चों की दैनिक जीवन से उसे जोड़े कि बेटा आप जब इस दुकान जाते हो तो आप क्या देते हो, तब आपको दुकान वाला कुछ सामान देता है या जो भी सामग्री आप लेना चाहते हो तो आप क्या दोगे, तो बच्चा बिल्कुल वो मुद्रा पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से हम उसे जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा बच्चों के लिए, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और उम्मीद है आप लोगों के लिए मतलब जो प्रश्न आ रहे हैं वो बिल्कुल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही प्रश्न आ रहे हैं और सभी से बन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच। सारे के सारे वीडियो देखिए और अब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली। ठीक है।